वालेकुम। तो जी आज क्लास शुरू करते हैं। नेक्स्ट जेएस की ये पहली क्लास है। तो बेसिकली असल में जो है हम पहले टाइप स्क्रिप्ट कर चुके हैं। ठीक है। अब उसी टाइप स्क्रिप्ट को लेके जो है ना हम नेक्स्ट जेएस के अंदर भी लेके चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें नेक्स्ट जेएस का पता होना चाहिए कि नेक्स्ट जेएस है क्या। ठीक है ना, उसकी बेस से हम शुरू करेंगे। फिर उसकी इंस्टॉलेशन देखेंगे। और फिर जो है ना उसका एक प्रोजेक्ट बना के देखेंगे भाई प्रोजेक्ट कैसे काम करता है। ठीक है। तो पहले तो बेस देखते हैं जी नेक्स्ट जेएस है क्या। ठीक है जी, नेक्स्ट जेएस जो है एक रिएक्ट का फ्रेमवर्क है फॉर बिल्डिंग फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन। ठीक है जी, फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यू यूज रिएक्ट कंपोनेंट्स टू बिल्ड यूजर इंटरफेसेस। अब हमें इसमें क्या है, ये कंपोनेंट्स वगैरह हम देखेंगे आगे चल के कि हमें इसमें कंपोनेंट्स वगैरह बनाएंगे ताकि यूजर का इंटरफेस जो है उसको मजीद बेहतर बनाया जा सके। नेक्स्ट ईयर फॉर एडिशनल फीचर ऑप्टिमाइजेशन under the hood. Next.js is also abstract and automatically configures tooling needed for React like bundling, compiling and more. असल में बेसिकली ये सारा जो है ना वो रिएक्ट के ऊपर ही बना हुआ है। तो ये सारा जो है ना आपको क्या कहते हैं, इस पे रिएक्ट के साथ जो है ना सारा इंटीग्रेशन मतलब जो कुछ सारा कुछ जो है वो उसके फ्रेमवर्क पे बना हुआ है। ठीक है। तो इसमें जो टूलिंग वगैरह जो कुछ होगी वो ज्यादातर रिएक्ट की तरह ही होगी। ठीक है, इसमें मतलब थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी लेकिन मोस्टली सारा कुछ काम जो है वो रिएक्ट की तरह ही होगा। लेकिन इसमें फायदा क्या है, इसमें रिएक्ट मतलब इसको बनाने का मकसद क्या बना कि भाई जब पहले रिएक्ट मौजूद थी सारा काम रिएक्ट में हो रहा था, तो इसके बनाने का मकसद क्या था। बेसिकली नेक्स्ट जेएस जो है ये एक तो फास्ट है। ठीक है, सबसे पहले तो सबसे ज्यादा फायदा ये है कि नेक्स्ट जेएस उससे ज्यादा फास्ट है रिएक्ट से। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, एप्लीकेशन बेसिकली उसी तरह ही बनेगी, सारा कुछ उसी तरह ही होगा। लेकिन सबसे जो ज्यादा इसका फायदा ये हुआ है कि ये जो है क्या कहते हैं अपना इसमें एसईओ करना और दूसरे काम करना जो है ना वो ज्यादा आसान हो गया। ठीक है, अब एसईओ जो है वो अलग टॉपिक है, वो आप अलग देखेंगे। ठीक है, फिलहाल जो है ना ये क्या कहते हैं नेक्स्ट जेएस के हिसाब से फिर हम देखते हैं कि इसको हम आगे स्टार्ट कैसे करते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जिनको नहीं पता, जिनको पता है उनको तो ठीक है, लेकिन इनको नहीं पता रिएक्ट जेएस क्या है। बेसिकली ये सारी जावास्क्रिप्ट के ही फ्रेमवर्क्स हैं। ठीक है। जैसे कि जावास्क्रिप्ट के बाद हमने क्या नाम है टाइप स्क्रिप्ट देखी थी। टाइप स्क्रिप्ट जो है सुपर सेट था जावास्क्रिप्ट का। तो नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट जेएस ये भी उसी तरह ही फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट के ही। ठीक है। तो जैसा रिएक्ट जेएस है तो रिएक्ट जेएस का फ्रेमवर्क है नेक्स्ट जेएस। ठीक है, नेक्स्ट जेएस रिएक्ट का फ्रेमवर्क है। ठीक है। बेसिकली रिएक्ट के ऊपर ही सारा काम हो रहा है। तो सबसे पहले रिएक्ट का पता होना चाहिए। रिएक्ट जो है जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ठीक है। और फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस, यूजर इंटरफेस यही होता है कि जो आप मतलब यूजर इस्तेमाल करता है, जो भी मतलब एप्लीकेशन होती है, जो भी आपकी वेब एप्लीकेशन होती है, वेबसाइट होती है, जो भी वो सारा जो हम यूजर बनाते हैं वो रिएक्ट के साथ अगर बनाते हैं तो अब हम उसका फ्रेमवर्क नेक्स्ट जेएस यूज करेंगे। ठीक है जी। रिएक्ट इज यूज टू बिल्ड अ सिंगल पेज एप्लीकेशन, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनानी हो। ठीक है। अलाउ टू क्रिएट रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट्स। अब इसमें कंपोनेंट्स के बार बार जिक्र हो रहा है। कंपोनेंट्स का जिक्र इसलिए हो रहा है कि जैसे कि कोई कंपोनेंट है बटन, हम एक दफा उसको मतलब कंपोनेंट के फोल्डर में एक दफा अगर हम बना लेंगे तो हम बार बार जो है ना उसको रीयूज कर सकते हैं, एक कंपोनेंट को बार बार रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं होगा कि आपको एक बटन लगाया फिर नई जगह पे जाके दोबारा वही बटन बनाया एचटीएमएल के अंदर जैसे पहले करते थे। तो रिएक्ट में ये होता है कि कंपोनेंट जो है ना वो रीयूजेबल होते हैं। ठीक है, यूआई कंपोनेंट रीयूजेबल होते हैं और दूसरी जगह से भी कंपोनेंट यूआई कंपोनेंट्स हम उठा के यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी क्रिएटेड बाय फेसबुक। बेसिकली रिएक्ट जो है वो फेसबुक ने बनाई थी। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो फेसबुक हम इंटरफेस देखते हैं सारा वो हमारा रिएक्ट के ऊपर ही बना हुआ है। अच्छा, उसके बाद कहता है रिएक्ट इज अ यूजर इंटरफेस, ये तो हो गया। फिर रिएक्ट इज अ टूल फॉर बिल्डिंग यूआई कंपोनेंट्स। ठीक है जी, ये भी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि यूआई कंपोनेंट्स जो है वो सारे रिएक्ट के जरिए बनाए जाते थे। तो अब हम जो करेंगे ना प्रोजेक्ट करेंगे नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे सबसे पहले तो नेक्स्ट ईयर, लेकिन उससे पहले हमें जो है ना बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। बेसिक चीजें क्या हैं, जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है नोड जेएस जो है वो इंस्टॉल होना जरूरी है। ठीक है, ये वेब के नाम एप्लीकेशन के सॉरी ये नोड जेएस सर्वर है, इसमें सारा कुछ मतलब पीछे बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं। जब आप एक दफा सिस्टम में इंस्टॉल कर लें तो आप टर्मिनल के जरिए सारी जो भी लाइब्रेरीज हैं वो इसके जरिए इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, नोड के जरिए। तो ये आपको सिस्टम में इंस्टॉल होना जरूरी है, मैं इसका लिंक मतलब दे दूंगा वीडियो में। फिर उसके बाद आपके पास दूसरा है विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, जिसमें हम बेसिकली कोडिंग कर रहे हैं, हम अपना आईडी यूज कर रहे हैं। विजुअल स्टूडियो कोड आपको पता है जरा फास्ट है और ज्यादा मतलब फेमस है, क्योंकि जो है ना ये फौरन से जो है आपका कोड एग्जीक्यूट करते हो, हर तरह का कोड एग्जीक्यूट करते हो विद यूजिंग एक्सटेंशन, किसी भी तरह की एक्सटेंशन यूज करके। आप पाइथन यूज करें, आप कहने में सी यूज करें, C++, कोई भी वेब लैंग्वेजेस, हर चीज के लिए ये मतलब बहुत अच्छा है और बड़ा फास्ट है। ठीक है, आप डिफरेंट जो है ना इसके अंदर क्या कहते हैं एक्सटेंशन करके आप इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं अपने। अच्छा, उसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट जेएस पे। नेक्स्ट जेएस का हमने थोड़ा पढ़ लिया कि क्या है, उसका इंट्रोडक्शन है। तो नेक्स्ट जेएस पे देखें जरा कि रिएक्ट का फ्रेमवर्क है फॉर द वेब। ठीक है जी, किसके लिए है स्पेसिफिकली,
ये वेब के लिए, ठीक है, क्योंकि रिएक्ट जो है ना वो दोनों तरह इस्तेमाल होती है, रिएक्ट वेब के लिए भी यूज होती है और मोबाइल एप्लीकेशन एज अ रिएक्ट नेटिव भी इस्तेमाल होती है। लेकिन यहाँ पे हम जो है मैं नेक्स्ट जेएस जो यूज कर रहे हैं वो बेसिकली किसके लिए है, फॉर दी वेब, वेब एप्लीकेशंस के लिए है, ठीक है, फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन। इसमें इसका जो यहाँ पे लिखा है यूज बाय सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी, जाहिर सी बात है। अब रिएक्ट जो है वो हर कोई इस पे क्या कहते हैं शिफ्ट हो रहा है, रिएक्ट सॉरी नेक्स्ट जेएस पे, ठीक है, रिएक्ट से अब नेक्स्ट जेएस पे शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि इसकी स्पीड और इसमें एसईओ, मतलब जाहिर सी बात है कोई कंपनी अगर मौजूद है तो वो चाहेगी कि भाई हमें गूगल पे या बाकी सर्च इंजन पे जल्दी से फाइंड कर लिया जाए। तो ये इसमें बहुत अच्छी चीज़ है, तो इसलिए अब उसका क्या किया कि उन्होंने लार्जेस्ट कंपनीज नेक्स्ट जेएस enables you to create full stack web applications, ठीक है जी, बाय एक्सटेंडिंग द लेटेस्ट रिएक्ट के फीचर्स भी इसमें ऐड है, इंटीग्रेटिंग पावरफुल रस्ट बेस्ड जावास्क्रिप्ट टूलिंग, और इसमें कौन सी एक रस्ट जेएस है, ये भी इसकी भी इसके बेस से हिसाब से भी टूलिंग हुई है फॉर फास्टेस्ट बिल्ड, ताकि बिल्ड उसकी फास्टेस्ट हो, ठीक है। अब अच्छा देखिए नीचे यहाँ पे इस अगर मैं गेट स्टार्टेड से नीचे एक छोटा सा देखिए कोड लिखा आ रहा है, एनपीएक्स क्रिएट नेक्स्ट ईयर ऐप लेटेस्ट, ठीक है। अब जो ये जो कोड लिखा आ रहा है ना, ये बेसिकली क्या करता है, ये आपका अगर आप करना में वीएस कोड के अंदर टर्मिनल में जाते हैं तो ये आपको एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए ऑप्शन दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि अगर हम क्या नाम है यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें, ठीक है, तो ये देखें इसके डॉक्यूमेंटेशन में आया था, वो बताता है कि अभी नेक्स्ट जेएस क्या है, उसके मेन फीचर्स क्या हैं, ठीक है। अगर हम उसकी इंस्टॉलेशन पे यहाँ पे साइड से क्लिक करें तो इंस्टॉलेशन में वो क्या कह रहा है आपको कि भाई क्या वो रिकमेंड स्टार्टिंग न्यू जेएस में क्रिएट नेक्स्ट, अब वो कह रहा है किस तरह क्रिएट नेक्स्ट ऐप, कि इस नाम से जो है ना एक कीवर्ड उन्होंने पहले से ऑलरेडी जनरेट किया हुआ है, जैसे हम नोड के अंदर अपना प्रोजेक्ट अपलोड करते थे फिर हम सिर्फ एनपीएक्स और वो अपने कोड का नाम लिखते थे, तो इन्होंने भी इस तरह एनपीएक्स पे जो है अपनी एक पीछे बैकएंड पे सारा कुछ बनाया हुआ है, आपको ये सारी फाइल्स दोबारा बारा मतलब बनानी नहीं पड़ेंगी, बल्कि एक ही दफा आप सिर्फ एक एनपीएक्स की कमांड लिखेंगे और आपका सारा कोड जो है वो आपका जो है ना वो आपको सारी फाइल्स हैं वो ऑटोमेटिकली बन जाएंगी, ठीक है। वो कह रहा है अगर आप वी रिकमेंड न्यू अगर नेक्स्ट जेएस की ऐप बनानी है तो यूजिंग क्रिएट नेक्स्ट ऐप का एक कीवर्ड यूज करेंगे विच सेटअप द एवरीथिंग ऑटोमेटिकली फॉर यू टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट टू रन, ठीक है जी। टर्मिनल में जाना है, सिंपल जाना है आपने, नेक्स्ट ये नेक्स्ट ऐप लेटेस्ट। अच्छा ये तो ये चीज़ है, क्योंकि इसके जब ये करेंगे तो आपके पास उससे ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस करेगा, जैसे कि वुड यू लाइक टू नेम द प्रोजेक्ट, अगर आपने प्रोजेक्ट का नाम रखना है, अगर आप नाम रखेंगे तो आप अपना नाम रख लेंगे, वरना तो वो ये माई ऐप के नाम से बना देगा, अगर नाम नहीं रखेंगे एंटर कर देंगे तो माई ऐप के नाम से बना देगा। फिर आपसे पूछेगा वुड यू लाइक टू यूज टाइप स्क्रिप्ट, अगर आपने यूज करनी है तो यस करेंगे, अगर जावा स्क्रिप्ट यूज करनी है तो आप नो कर देंगे, ठीक है। वुड यू लाइक टू यूज ईएस लिंट, ठीक है, इसके बारे में भी देखेंगे ईएस लिंट क्या होता है, यस कर देंगे। फिर वुड यू लाइक टू यूज टेलविंड, पहले अच्छा चल देख ही लेते हैं कि ईएस लिंट है क्या, ठीक है। ये ईएस लिंट का हम देख लेते हैं, ईएस लिंट हमारे पास यहाँ पे ओपन है, तो कहता है फाइंड ईएस लिंट की वेबसाइट मैंने यहाँ पे ओपन की, ये भी मैं मतलब श्योर कर दूंगा, लेकिन इसमें आपको सिर्फ समझने की जरूरत है ये करता क्या है ईएस लिंट बेसिकली, फाइंड एंड फिक्स प्रॉब्लम्स इन योर जावास्क्रिप्ट कोड, ठीक है। आपके जावास्क्रिप्ट कोड में जो भी मतलब इश्यूज आएंगे या टाइपस्क्रिप्ट कोड में, तो वो जो है ना ईएस लिंट क्या करता है, ईएस लिंट जो है स्टैटिकली एनालाइजेज योर कोड, मतलब आपने कोई चेंज नहीं किया, आपने बिल्ड नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, ठीक है, अभी रन नहीं किया कुछ कोड को, कुछ भी नहीं किया, ठीक है, आपका कोड भी स्टैटिक है, ठीक है, आप बस लिख रहे हैं, जस्ट राइट कर रहे हैं, ठीक है। स्टैटिकली एनालाइजेज योर कोड टू क्विकली फाइंड प्रॉब्लम्स, जो शॉर्ट प्रॉब्लम्स होती हैं कि भाई आपने मतलब कॉमा नहीं लगाया, आपने ये नहीं लगाया, आपने वो नहीं लगाया, वो सारी चीजें इट इज बिल्ट इनटू मोस्ट टेक्स्ट एडिटर, तो ये कह रहे हैं ज्यादातर ये कह रहे हैं टेक्स्ट एडिटर में ऑलरेडी एंटर होता है, एंड यू कैन रन ESLint एज पार्ट ऑफ योर कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन पाइपलाइन, मतलब जो भी आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, तो ये बेसिकली आपको हेल्प आउट करेगा कि भाई कोई भी अगर एरर आ रहा है, कोई भी इशू है, या कोई आप लाइन मिस कर चुके हैं या कोई कॉलम मिस कर चुके हैं, वैसे तो प्री बिल्ट भी जो है उसका क्या कहते हैं आपका होता है, लेकिन ये है कि आप साथ ऐड कर लें तो आपको एरर के चांसेस आपके प्रोजेक्ट में कम से कम हो जाएंगे। अच्छा, अब जो अगर हम नेक्स्ट जेएस के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यूज कर रहे हैं वो बेसिकली हम यूज कर रहे हैं टेलविंड CSS, ठीक है, जो कि हमारी बेसिकली डिजाइनिंग और कलरिंग और हर चीज के लिए, पहले हम सिंपल CSS यूज करते थे, ठीक है जी। उसमें ये होता था आपको हर क्लास का नाम याद रखना पड़ता है, वो क्लास का नाम जो है वो फिर उस CSS फाइल में जाके आप वो उसको सारा डिजाइन करते थे और फिर यहाँ पे इंपोर्ट करते थे अपनी मेन HTML की फाइल में। तो बेसिकली अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, तो अब ये होगा कि जो भी क्या कहना है आपका HTML के टैग्स होते थे उसी टैग के अंदर ही आप जो है अपनी CSS लिखना शुरू कर देंगे टेलविंड, ये भी इसको भी आगे हम देखेंगे, इसका भी प्रॉपर जो है सेटअप रखेंगे टेलविंड CSS का। साथ साथ आपको जो है ना नेक्स्ट जेएस के अंदर बताते जाएंगे कैसे कैसे टेलविंड CSS की जो है आपने स्टाइलिंग करनी है, कैसे आपने इसका सारा काम करना है, ठीक है जी। तो आपको थोड़ा सा मैं इसका स्निपेट सा दिखा देता हूँ, ये क्या है इसका मामला, ये देखें, ये
यहाँ पे फर्क देखें जरा, यहाँ पे ये जिस तरह ये क्या नाम है इसको चेंज कर रहा है, इस क्लास को, इमेज की क्लास को, ठीक है जी, ऑटो किया इसने, फिर अब ये पैराग्राफ को चेंज करा, देखें पैराग्राफ में चेंजिंग आ रही है, ठीक है। मतलब वो पीछे कोई सीएसएस की फाइल में नहीं जा रहा, सिर्फ यहीं पर ही जो है इनके टैग्स बना रहा है, और टैग्स के अंदर जो है वो इसके अंदर ये स्पेशल जो है ना ये वर्ड्स बने हुए हैं, ये हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। ये बेसिकली उसी तरह ही है जैसे पहले सीएसएस में मौजूद थे, ठीक है। लेकिन इसमें अब इन्होंने मतलब डिवीजन कर दिया, जिस तरह अब ये लिखा हुआ है बैकग्राउंड स्लेट और 100, मतलब इसका मतलब ये है कि इसका बैकग्राउंड जो है वो स्लेट का हो, मतलब बैकग्राउंड जो है वो स्लेट टाइप हो, ठीक है जी। और इसका जो है वो साइज क्या हो, सॉरी जो क्या कहते हैं उसकी जो ओपेसिटी क्या हो, वो 100 हो, ठीक है। इसको हम अगर हम बढ़ाते जाएंगे ये 900 तक होती है, मतलब थोड़ा ज्यादा 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 ज्यादा। फिर अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्काई टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये जिसमें सारा दयान लिखा हुआ है, तो ये 500 है। अगर इसको थोड़ा बढ़ा देंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये साथ साथ अपने हम उसके अंदर देखेंगे, फिलहाल तो ये इनके उन्होंने ये बताया हुआ है कि आप सिंपल HTML के जो क्या नाम है आपके ये हैं टैग्स हैं, इसके अंदर ही क्लास लिखेंगे और वहीं पर ही आप CSS कर देंगे, बजाय के पीछे किसी फाइल में जाके करें। आप यहीं पर ही कोई क्लास बनाएंगे, और क्लासेस जो हैं ये क्लासेस होंगी, मतलब टेलविंड की ये क्लासेस होंगी। अब वगैरह टेलविंड CSS इज ओनली फ्रेमवर्क दैट आई हैव सीन टू स्केल लार्ज टीम, इट इज कस्टमर अडाप्ट एंड एनी डिजाइन एंड। अच्छा, अब ये था कि पहले जो है हम मतलब वो भी यूज कर रहे थे, क्या कहते हैं आपका बूटस्ट्रैप भी यूज कर रहे थे। तो फिर हमने मतलब क्यों इसको टेलविंड CSS को एडवांटेजेस, क्या एडवांटेजेस है कि हम बूटस्ट्रैप छोड़ के हम इस पे आ गए। असल में जो टेलविंड CSS है ना, ये आपकी टेलविंड CSS जो है ये बेसिकली हाईली कस्टमाइजेबल है, ठीक है। इसके मैं आपको भी सारे एडवांटेजेस वगैरह सारी चीजें बताता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये असल में हाईली कस्टमाइजेबल है। जो बूटस्ट्रैप था उसमें ये था, हर चीज पहले से बिल्ट इन थी, आप सिर्फ वो लेके आते थे और सेम वही चीज कंपोनेंट्स यूज कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे हर कंपोनेंट आप खुद बनाएंगे, और हर कंपोनेंट आप जो है उसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ जो है ना क्या नाम है लोगों के कंपोनेंट यूज करते हैं, टेलविंड के अपने UI हैं, फिर आप शेडसीन का UI यूज कर सकते हैं, और भी काफी मतलब अच्छे अच्छे UI मौजूद हैं। अपने नेक्स्ट के अपने UI बहुत अच्छे मौजूद हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो है वो इसमें आपको कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा मिल गई है। आप मतलब पहले ही होता था कि अगर बूटस्ट्रैप यूज करते थे, अगर मैंने बूटस्ट्रैप यूज किया, अगर किसी और ने भी बूटस्ट्रैप यूज किया, तो बिल्ट इन थे हर चीज, तो वो पता चलता था कि यार ये बूटस्ट्रैप पे बनी हुई है, ठीक है। लेकिन टेलविंड CSS में ये चीज है कि ये एक तो फास्ट है, ठीक है, क्योंकि ये जहाँ पे टैग है टैग के अंदर ही उसकी हुई है ये सारी CSS, आपको मतलब पीछे से फाइल से लाना है वो करना है, कुछ भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। और बहुत ज्यादा ज्यादा बड़ी बड़ी CSS भी नहीं लिखनी पड़ेगी आपको, शॉर्ट कर दी उन्होंने, मतलब शॉर्ट हैंड कर दिया आप उन्होंने, ठीक है। Tailwind CSS कैन बी यूज टू स्टाइल वेबसाइट इन द फास्टेस्ट एंड इजिएस्ट वे, ठीक है। ये फास्टेस्ट और इजिएस्ट वे में हो सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको टैग का नाम यहाँ याद करके पीछे जाके नहीं करना पड़ेगा। Tailwind CSS is basically a utility first CSS framework for rapidly building custom user interface। अब ये यहाँ पे देखें वगैरह कस्टम, जो बूटस्ट्रैप थी वो प्री बिल्ड थी, ठीक है ना, उसमें प्री बिल्ड मतलब यूजर इंटरफेसेस मौजूद थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप कस्टम बिल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। प्री बिल्ड भी है लेकिन मोस्टली ये कि आप उस प्री बिल्ड को भी कस्टम कर सकते हैं। low level CSS framework that gives you all the building blocks you need to build bespoke designs without any annoying optionality styles, so you have to fight to override। मतलब ओवरराइड नहीं कर सकते थे बूटस्ट्रैप में, ये इशू था कि आप वो ओवरराइडिंग और ये वो ज्यादा मतलब इश्यूज आते थे। तो यहाँ पे जो है ना आपको फुल जो है ना कंट्रोल मिलेगा, आपको फुल आप इसको कहने में आप कस्टमाइजेबल कर सकते हैं, ठीक है जी। एडवांटेजेस क्या है जी, नो मोर सिली नेम्स फॉर क्लास नेम और आईडी, क्लास आईडी और div में जो पहले और नाम याद करके आपको वापस पीछे जाके करना पड़ता था, वो नहीं करना पड़ेगा। मिनिमम लाइंस फॉर कोड इन CSS फाइल्स, जाहिर सी बात है नंबर ऑफ लाइंस कम हो जाएंगी, सिंपल एक लाइन में सारी CSS हो रही होगी, या मैक्सिमम 2 या 3 लाइनों में हो रही होगी, तो इसलिए आपको मतलब इतनी लंबी लंबी CSS नहीं करनी पड़ेगी। वी कैन कस्टमाइज डिजाइन टू मेक कंपोनेंट, हम अपनी मर्जी का कस्टमाइज डिजाइन बना सकते हैं, अपनी मर्जी के कंपोनेंट बना सकते हैं, और अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। सबसे लेटेस्ट जो आजकल जो है ना सबसे ज्यादा लेटेस्ट जो है वो यही यूज होता है कि यार आपकी जो डिजाइन क्या नाम है वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो, क्यों? क्योंकि वो अब देखें आपके मोस्टली यूजर जो है वो वेबसाइट यूजर जो है मोबाइल मतलब मोबाइल पे देखना पसंद करते हैं, मोबाइल यूजर काफी ज्यादा है। तो लेकिन अगर आप खाली डेस्कटॉप के लिए बनाते हैं और मोबाइल के लिए नहीं बनाते, तो फिर वो रिस्पॉन्सिवनेस होना वेबसाइट की जरूरी है कि अगर आपने डेस्कटॉप के लिए बनाई है वो उतनी ही रिस्पॉन्सिव हो। तो इसलिए जो है ना रिएक्ट और जो नेक्स्ट है ना ये बेसिकली बहुत रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स हैं। तो इसमें देखेंगे हम आगे साथ साथ। तो अब हम ऐसे करते हैं, ये देखिए यहाँ पे ना हमें सर ने क्या कहते हैं दो चीजें बताएंगे कि आप ये अगर ये कमांड यूज करते हैं नेक्स्ट क्रिएट ऐप, ठीक है, ये तो यहाँ तक सेम है, ठीक है। आगे आप उसका नाम अगर प्रोजेक्ट का नाम भी लिख दें साथ, ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम हो सकता है step 00 हेलो वर्ल्ड, अगर कुछ भी हम अपनी मर्जी का नाम लिख दें, ये तो सर ने हमें बताया, साथ माइनस माइनस TS लिख दें। अब TS क्या कर रहा है कि ये बता देगा इसको ऑलरेडी कि भाई मैंने टाइप स्क्रिप्ट ही यूज करनी है, तो फिर वो क्वेश्चन नहीं करेगा आपसे
कि आपने टाइपस्क्रिप्ट यूज करनी है कि नहीं करनी। लेकिन अगर आप ये वाला कोड यूज करते हैं तो इसको देखते हैं। अगर हम ये वाला कोड जो है यहाँ पे हमने एक तो, ये आपको मैं यहाँ दिखा दूँ, ये आपको यहाँ से कैसे मिलेगा। नेक्स्ट जेएस की वेबसाइट पे अगर आप इंस्टॉलेशन पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं शुरू से आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे हैं, ठीक है, आप उसकी वेबसाइट पे आए हैं और आप गेट स्टार्टेड करते हैं, वैसे नीचे भी कमांड आ रही है और उसमें आप यहाँ पे आके इंस्टॉलेशन करते हैं, तो ये देखें यहाँ पे आपको वो कमांड दे रहा है, ठीक है। टर्मिनल में आप यहाँ से कॉपी कर लें और अपने वीएस कोड में आ जाएं, ठीक है। वीएस कोड में आके आप क्या करें, अपना टर्मिनल खोल लें, ठीक है जी। टर्मिनल अपना ओपन कर लें। टर्मिनल में जो है आप क्या करें कि आप ये कमांड जो है पेस्ट कर दें, ठीक है जी। अब आप पेस्ट कर देंगे, अब करें ऐड द लेटेस्ट, मतलब क्रिएट करो नेक्स्ट की ऐप, ऐड द लेटेस्ट मतलब लेटेस्ट जो वर्जन है उसका, ठीक है। अब मैं इसको क्रिएट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मेरे से अभी ये क्वेश्चनिंग करेगा, मेरे से पूछेगा भाई आप इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये क्या क्वेश्चन करता है हमसे। तो एक सेकेंड वेट कर लेते हैं इसका। देखें, वो पूछ रहा है यू नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेजेस। अब ये हमने पैकेज बेसिकली इंस्टॉल करे ना एनपीएक्स करके अपने नोड के जरिए, ठीक है ना। ये बेसिकली नोड हमारा है ना, पीछे बैकएंड पे नोड हमने इंस्टॉल किया हुआ जो हमारा। तो अगर हम इसको करें प्रोसीड, ओके टू प्रोसीड, ठीक है जी। अब ओके टू प्रोसीड का मतलब ये है कि अगर आप वाई लिखेंगे तो वो उसको क्या कर देगा, आगे प्रोसीड कर देगा, ठीक है। मैंने वाई लिख के मैं जैसे ही एंटर करता हूँ तो देखिए इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी इसकी, ठीक है। और अब ये मेरे से मजीद जो क्वेश्चनिंग है वो करेगा कि आप अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना चाहते हैं, ठीक है जी। मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम जी, आज क्लास 1 है तो मैं रख देता हूँ क्लास 1, ठीक है जी। मैंने क्लास 1 के नाम से फोल्डर बनाया और मैं अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता हूँ। अब मैंने एंटर किया तो वो साथ मेरे से पूछा है क्या आप अपने मतलब इस प्रोजेक्ट के अंदर टाइपस्क्रिप्ट यूज करना चाहेंगे, मैं कहूँगा जी यस। उसके बाद वो कहेगा कि आप इसके अंदर अपना ईएस लिंट को यूज करना चाहेंगे। मैंने अभी आपको बताया था पहले कि ईएस लिंट बेसिकली क्या है, एक मतलब हमें एरर जो है ना स्टैटिकली कोड को चेक करता है, एनालाइज करता है और हमें एरर जो होते हैं वो उसके बारे में बताता है। फिर उसके बाद आता है टेलविंड सीएसएस। टेलविंड सीएसएस मैंने आपको बताया कि हमारी स्टाइलिंग के लिए यूज होगी, हम अपने नेक्स्ट की ऐप में टेलविंड सीएसएस की स्टाइलिंग को यूज करेंगे। उसके बाद हम करते हैं तो वो कहता है आपने सोर्स डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो ये आपने लाजमी इस पे यस करना है, हाँ जी हमने सोर्स डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, ठीक है। क्योंकि ये बाद में आपको बताऊंगा ये क्यों जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि बेसिकली हमने कंपोनेंट्स बनाने हैं, हमने चीजें बनानी है, हमने ऐप के फोल्डर में चीजें बनानी है, फिर ऐप से हट के चीजें बनानी है। तो हम कुछ चीजें सोर्स डायरेक्टरी में करेंगे, कुछ चीजें हम अपने ऐप के फोल्डर में करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको हम यस करेंगे तो वो पूछेगा आपने ऐप राउटर क्रिएट करना है। ऑब्वियसली हमने ऐप राउटर क्रिएट करना है, ऐप राउटर से ही हमारा सारा काम आगे चलेगा, ठीक है जी। ऊपर से उन्होंने साथ लिखा हुआ भी है कि रिकमेंडेड है, क्या, क्योंकि आप ये ऐप क्रिएट करने जा रहे हैं, वेब ऐप क्रिएट करने जा रहे हैं, तो आपके रिकमेंडेड है कि आप इसको यस करें, ठीक है। इसको मैं यस करता हूँ। तो साथ में पूछे वुड यू लाइक टू डिफॉल्ट इंपोर्ट एलियस। हाँ जी, हम जो डिफॉल्ट इंपोर्ट एलियस है वही हम यूज करेंगे, हम मतलब उसमें मजीद चेंजिंग वगैरह यस नो मतलब हम इसको नो कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको नो करता हूँ तो देखें उसने इनिशियलाइज कर दिया और ये सारी जो है ना ऐप जो है वो इंस्टॉल कर रहा है मेरे क्लास के फोल्डर में। देखें ये फाइल्स बनना शुरू हो गई हैं, कह रहा है इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसी, रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट डॉम कर रहा है और नेक्स्ट कर रहा है। और उसके बाद इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज कर रहा है किसकी, टाइपस्क्रिप्ट की, टाइप नोड्स की, टाइप रिएक्ट की, टाइप्स रिएक्ट डॉम की, ठीक है। ऑटो प्रीफिक्सर, अच्छा ऑटो प्रीफिक्सर भी जो है ना, ऑटो प्रीफिक्सर और पोस्ट सीएसएस, ये दोनों जो है ना ये बेसिकली सीएसएस से ही करते हैं कि मतलब ऑटोमेटिकली जो है ना आप कुछ चीज लिखेंगे उसको प्रीफिक्सिंग स्टार्ट कर देंगे। फिर उसके बाद टेलविंड, मतलब ये तीनों जो है ना ये हमारे सीएसएस से करते हैं। फिर ये ईएस लिंट के दो हैं, ईएस लिंट और ईएस लिंट कन्फिग नेक्स्ट, ठीक है। कन्फिग नेक्स्ट के हिसाब से वो कर देगा। अब ये थोड़ा टाइम लेगा इसमें, थोड़ा सा ये मतलब ये जितने भी हमारे चीज़ें हैं ये इंस्टॉल होना शुरू होगी, पैकेज और जैसे में देखेंगे तो अभी आहिस्ता आहिस्ता लाइब्रेरीज आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा ये एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब आप ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि अगर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर डेव जो है नेक्स्ट डेव है, और बिल्ड जो है नेक्स्ट बिल्ड है, स्टार्ट जो है नेक्स्ट स्टार्ट है और लिंट जो है नेक्स्ट लिंट है। तो अगर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो इसका मतलब हमारा कोड जो है वो सही तरह से काम अपना वो इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। और ये देखें ये डिपेंडेंसीज जो है पैकेज डॉट जेसन के अंदर देख लें, ये जो वर्जन उसके हैं लेटेस्ट लेटेस्ट वो सारे कर रहा है। कि जो हमने यहाँ पे देखी इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज ये सारी इसमें इंस्टॉल हो रही हैं, ठीक है। अब ये अपनी इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से है, ये होती रहेंगी चीज़ें वगैरह। तो उतनी देर में हम देख लेते हैं कि मैं बात कर रहा था नेक्स्ट की जो है टेलविंड सीएसएस की, ठीक है। टेलविंड सीएसएस में देखें अगर मैं पहली वाली उस पर करूँ, इसमें हम ना मुख्तलिफ चीज़ें भी मतलब इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके डॉक्स में जाते हैं, ठीक है जी। इसमें देखें आपके डॉक्यूमेंटेशंस हैं, कंपोनेंट्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, स्क्रीन कास्ट है, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें आपको रिसोर्सेज बेतहाशा यहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अगर ये तो अभी हम वैसे यूज़ कर रहे हैं फिलहाल नेक्स्ट के साथ, लेकिन अगर मैं आपको फिलहाल जब तक वो इंस्टॉलेशन हो रही है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमने सिंपल सीएसएस जो है अगर हमने करनी है
तो अगर कोई सिंपल प्रोजेक्ट है, अभी कोई रिएक्ट किया है, उसकी एप्लीकेशन नहीं है, सिंपल हमारी वो है, उसके अंदर अगर हमने नोड जेएस मतलब ये सिंपल यूज करना है, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, अपने डिफरेंट तरीके हैं उसके जरिए हम इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन नोड होना जो है ना वो जरूरी है। ठीक है। उसके अलावा वो कह रहा है फ्रेमवर्क की गाइड है, अगर जो जो जिस फ्रेमवर्क में कर रहे हैं आपने उस फ्रेमवर्क के हिसाब से गाइड लेनी है, कि भाई मैं नेक्स्ट में करना चाह रहा हूँ, लारावेल में करना चाह रहा हूँ, वाइट में, नेक्स्ट में, मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जिसमें ये अवेलेबल है, क्योंकि सीएसएस है तो ये इन सब प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। इनमें आपको हेल्प आउट चाहिए होगी तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता आइडिया हो जाएगा कैसे इंस्टॉल करनी है। ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट तरीके हैं, प्ले सीडीएन की तरह भी है कि आप नेक्स्ट, एक एचटीएमएल की सिंपल बॉयलर प्लेट होती है जो उसको स्टार्ट करें तो उसके हेड के टैग में आप क्या करें, इसका स्क्रिप्ट ऐड कर दें। ठीक है। और नोड के जरिए क्या करें, उसको यहाँ पे देखें जिस तरह इन्होंने यहाँ पे इंस्टॉलेशन की है, नोड npm इंस्टॉल -d टेलविंड सीएसएस। ठीक है। आप इसको इस तरह इंस्टॉल करेंगे और क्या नाम है, इसको इनिट करेंगे तो वो आपकी इनिशियलाइज हो जाएगी, किसके अंदर आपके टीएस कन्फिग की एक फाइल बन जाएगी, टेलविंड सीएसएस कन्फिग की एक फाइल बन जाएगी। ये देखिए अगर हमारे यहाँ पे भी देखूं मैं, तो हमने जब ये इंस्टॉल की तो हमारे यहाँ पे ये देखें टेलविंड कन्फिग सी एस एस जो है, टेलविंड डॉट कन्फिग डॉट टी एस जो है, ये एक टेलविंड की फाइल बन गई है। देखें अब इसके अंदर वो कह रहा है सोर्स पेजेस जो है वो जेएस हो सकते हैं, टीएस हो सकते हैं, जीएसएक्स हो सकते हैं, टीएसएक्स हो सकते हैं, ये मतलब जितनी भी एक्सटेंशन जो हम यूज करेंगे वो सारी जो है ना वो इसके अंदर कह रहा है कि हम इसमें मौजूद होनी चाहिए, मतलब जो अगर ये चीजें होंगी वो उसको सपोर्ट करेगी ये टेलविंड सीएसएस आपकी। ठीक है ना। जीएस के हिसाब से ये सारी जो है ना इसकी इन सब चीजों के अंदर, इन सब डायरेक्टरीज के अंदर जो है वो आपको सपोर्ट करेगी। अच्छा मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा बताना शुरू कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक सोर्स का फोल्डर है। ठीक है। उसके अलावा नोड का है, पब्लिक का है। अच्छा नोड का तो हमें पता है कि नोड में क्या होता है, पब्लिक में ये होता है कि हम जो चीजें हमने इंपोर्ट करनी होती हैं, जिस तरह अब इसमें इन्होंने नेक्स्ट की और वर्सल की तस्वीरें, पिक्चर्स वगैरह रखी हैं, तो एसवीजीज वगैरह रखी हैं, तो हम इसमें अपने इमेजेस वगैरह कोई भी चीज़ जो हमने आउट से मतलब लेके आनी है, अपने कोड में इंपोर्ट करनी है, हम वो यूज़ कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे अब दूसरी बात, सोर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर है ये सोर्स का जो हमने क्रिएट किया था। अब बाकी सारी चीज़ें आपको पता है कि वो सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, नेक्स्ट की हैं, मतलब हमारे सीएसएस की हैं। ठीक है। और ये देखें टीएस कॉन्फ़िग टाइपस्क्रिप्ट की हैं। ठीक है। तो अब हम आते हैं सोर्स के फोल्डर, जैसे हम सोर्स के फोल्डर में आते हैं, देखें यहाँ पे अब सोर्स के फोल्डर में ऐप का फोल्डर आपको नजर आना शुरू हो गया है। ठीक है। कि पहले आपको नजर नहीं आ रहा था, अगर मैं सोर्स का फोल्डर क्लोज करता तो आपको पहले नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने सोर्स पे क्लिक किया है तो अब आपको ऐप का फोल्डर नजर आ रहा है जो कि सोर्स के अंदर मौजूद है। अब सोर्स के अंदर जो ये सबसे मशहूर, मतलब सबसे ज्यादा जो, मतलब क्या नाम है, आपको यूज होने वाली चीज है ना वो पेज डॉट टी एस एक्स। ठीक है। अब जो पेज डॉट टी एस एक्स के अंदर जो कोड होगा वो हमारा सारा डायरेक्टली जो है हमारे मेन पेज पे रन करेगा। ठीक है। वो भी हम देखेंगे कैसे रन करेगा। तो पहले मैं तो आपको बता दूं कि सबसे पहले जो टी एस बेसिकली है टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है। और एक्स मतलब एक्सएमएल। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि हम जो है अपनी ये क्या नाम है जावास्क्रिप्ट के टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में डायरेक्टली जो है हम अपना ये भेज सकते हैं, क्या कहते हैं, कोड जो है डायरेक्टली जो है यहाँ से हम डायरेक्ट जो है अपना वहां पे भेज सकते हैं, अपना क्या कहते हैं जावास्क्रिप्ट की फाइल में रन कर सकते हैं एचटीएमएल का कोड। ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे देखें क्या हो रहा है कि टीएसएक्स की फाइल में अगर मेन और डिव, ये जैसे कि कोई मेन है, मेन में अगर मतलब कोई चीज यूज हो रही है पूरे उसके अंदर, तो उसने यहीं पर ही उसकी क्लास नेम लिखी और उसमें फ्लेक्स यूज कर लिया, मिन हाइट उसकी स्क्रीन की कर ली, फ्लेक्स कॉलम कर लिए। ठीक है। आइटम सेंटर कर ली, जस्टिफाई बिटवीन P12। अब जिन्होंने सीएसएस सिंपल की है उनको आइडिया है कि सारे टैग्स का मतलब क्या है, ये बेसिकली सारी सीएसएस ही हैं। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने मजीद मतलब वो क्रिएट कर ली हैं। तो ये चीज हम देखेंगे, फिर उसके बाद लेआउट जो करनी होगी उसकी यहाँ पे करेंगे। अच्छा जो जिन्होंने रिएक्ट की हुई है जावास्क्रिप्ट से उनको आइडिया होगा कि वहां पे जीएसएक्स के नाम से ये फाइल होती है। ठीक है। हम बेसिकली यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो हमारी फाइल का नाम क्या होगा, हमारी फाइल की एक्सटेंशन होगी टीएसएक्स। तो इसलिए हम अपनी फाइल की जो एक्सटेंशन है टीएसएक्स हमारी ऑटो वैसे जनरेट करेगा, हमें इसमें वो करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं, अभी ये हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि ये सारी लाइब्रेरीज जो हैं जो हमने इंस्टॉल की, डिपेंडेंसीज जो इंस्टॉल की हैं वो सारी हो रही हैं। असल में ये स्लिंटर ऑन है, तो ये अभी फिलहाल जो है ना अभी ये दे रहा है, लेकिन ये कोई इतना एरर नहीं है। अब ये फाइल जो जिस तरह से कंप्लीट हो जाएंगी ये सारी इसको खुद ही फाइंड कर लेगा। ये बेसिकली नेक्स्ट का इमेज है। ये जब जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है तो उसके बाद हमने क्या काम करना है, जैसे ही हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी हमने वेट करना है और इसको फिर हमने कमेंट उस पर रन करना है। ठीक है। अब उसको रन करने के लिए तरीका क्या होगा वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देखें, जैसे ये स्लिंट का मैंने आपको बता दिया, मैंने टेलविंड सीएसएस का आपको गाइड कर दिया। ठीक है। उसके बाद इसको हमने रन करना है अपने प्रोजेक्ट को, तो इसको प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हम क्या नाम है, ये हमारी कमांड होती है npm run dev। ठीक है जी। npm run dev जो है वो हमारी कमांड है। जैसे ही हमारा ये कंप्लीट होता है फिर हम इसको अपने कोड को जो है हम अपना रन करते हैं। तो हम वेट कर लेते हैं थोड़ा सा कि हमारा
कोड जो है वो सॉरी हमारे जो लाइब्रेरी डिपेंडेंसीज हैं ये प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाए, कंप्लीटली इंस्टॉल हो जाए। ठीक है जी, देखें जी इंस्टॉल हो रही है। ठीक है जी, ये प्रोसेस सारा है, किसी को समझना है वो कमेंट कर सकता है, मेरे से पूछ सकता है, कोई इशू हो मेरा ग्रुप है, ग्रुप में पूछ सकते हैं आप। ठीक है, फिर उसके अलावा जो है मैं इसके अंदर भी सारा लाइन बाय लाइन हर चीज की मतलब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हर चीज में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ताकि किसी को कोई किसी तरह किस्म की परेशानी पेश ना हो। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे ना, अब ये यहाँ पे मैं इस टैग के अंदर कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो एक पेज हो गया। ठीक है, पेज डॉट जेएसएस एक पेज हो गया। अब इसमें मैं मजीद पेजेस बनाता जाऊंगा, होम के लिए अलग बना लूंगा, फलाने के लिए अलग बना लूंगा, डिफरेंट चीजें बनाता जाऊंगा। ठीक है, तो लेकिन अगर मैंने क्या नाम है एक काम करना है जो कि ग्लोबली हर एक पे इफेक्ट करे, जैसा कि मैं कोई स्पेशल किस्म की कोई एक फाइल बना लेता हूँ या कोई फुटर क्रिएट कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये हर जगह यही इस्तेमाल हो। ठीक है, तो वो मैं क्या करूंगा, वो मैं यहाँ पे ग्लोबल सीएसएस के फोल्डर में जो है यहाँ पे जो हमने फाइल बनी है ग्लोबल सीएसएस की, हम इसके अंदर जाके वो कर लेंगे भाई, हमारी बॉडी और ये वो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो इस तरह का हो, मतलब इस तरह वहां पे पीछे फाइल के अंदर मेन जो सीएसएस की फाइल होती थी उसके अंदर करते हैं। तो यहाँ पे हम ग्लोबल सीएसएस के अंदर जो काम कर लेंगे वो ओवरऑल जो है वो ग्लोबली तौर पे जो है ना वो हर मतलब पेज पे मतलब ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी डिपेंडेंसीज कहाँ तक पहुंची हैं, अभी इंस्टॉल हो रही हैं। npm js की रजिस्ट्री से, तो ये बस कंप्लीट होने ही वाली हैं। ये कंप्लीट होती हैं तो फिर हम आगे अपना काम शुरू मतलब देखते हैं। अच्छा, उतनी देर में मैं आपको यहाँ पे ये थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। देखें यहाँ पे, देखें एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये अब ये फंक्शन है। ठीक है, सिंपल। उसके अंदर क्या रिटर्न करवा रहे हैं, हम एक HTML रिटर्न करवा रहे हैं, HTML के कंपोनेंट्स रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, इसको मैं अभी इजी करके भी दिखाऊंगा, इसको एक बार रन कर लूँ तो फिर आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं और उसके साथ कर रहे हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ये हमने टाइपस्क्रिप्ट के अंदर भी किया था कि हमें कोई फाइल बनाते थे तो हम क्या करते थे उसको एक सिंगल मतलब एलिमेंट करने में, हमने अगर रिटर्न करना था तो हम उसको डायरेक्टली एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लेते थे। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, और मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट को यहाँ से कट करूँ, ठीक है, और मैं उसके बाद सबसे नीचे आ जाऊँ जहाँ पे ये खत्म हो रहे हैं सारे डिव जो हैं, इन डिव से मैं बाहर आ जाऊँ। ठीक है, और नीचे आके मैं अपना एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करूँ और मैं जो हमारा फंक्शन है होम उसको मैं कॉल कर लूँ। ठीक है जी, तो ये भी तरीका ठीक होगा कि मैं यहाँ से इस तरह भी कर सकता हूँ इसको, जिस तरह हम करते थे कि ऊपर फंक्शन अपना क्रिएट करते थे, जो भी फंक्शन बनाते थे उसको हम आगे करते थे इंपोर्ट कर देते थे आगे। ठीक है, अब हमने अगर होम का फंक्शन बनाया है तो कह रहा है होम के स्पेलिंग HO डिड यू मीन एच एच कैपिटल आएगा। ठीक है जी, तो ये अब ठीक है। अब एरर किस लिए दे रहा है, नहीं अब ठीक है। ठीक है जी, तो वो कह रहा है हाँ जी। अब वो क्या करेगा कि सारा जो फंक्शन होगा जो कि किस नाम से है, फंक्शन होम के नाम से, मतलब ये होम के नाम से जो फंक्शन बनाया है जो कि रिटर्न कर रहा है HTML कंपोनेंट रिटर्न कर रहा है, HTML और CSS दोनों को इकट्ठा रिटर्न कर रहा है जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर। वो जो है आपका सारा जो है क्या कहते हैं HTML और CSS एक साथ जो है वो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब उसमें क्या हो रहा है, फंक्शन क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। और एक्सपोर्ट किस नाम से हो रहा है, जो फंक्शन ऊपर नाम बनाया हमने उस नाम से एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये बस हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए फिर हम इसको आगे देखते हैं। अच्छा जी, अब ये देखें हमारे जो है क्या कहते हैं ये पैकेजेस हैं टोटली सारे इंस्टॉल्ड हो गए हैं। ठीक है, एडिट 330 पैकेजेस। ठीक है जी, क्रिएटेड क्लास हर चीज़ क्रिएट होती जा रही है। देखें हमने जो 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 चीज़ें बनाई हैं वो सारी इसमें ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो चुकी हुई हैं। ठीक है जी, अब देखें वो कहता है उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसको अब अपनी जो कमांड हमने पीछे से कॉपी की थी इसको को मतलब अब इसको मतलब रन करने के लिए, ठीक है, अपने सर्वर लोकल सर्वर पे चला के देखने के लिए हमने कमांड कॉपी की थी। हम दोबारा कॉपी कर लेते हैं। कमांड है npm run dev। ठीक है जी, ये हम हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट करेगी लोकल सर्वर पे। हम इसको जैसे npm run dev करते हैं तो ये देखें आप, ये क्या करेगा, ये हमें एक लोकल सर्वर में एक वो बना देगा। अब हम जो भी चेंजिंग करेंगे हम लाइव इजीली सर्वर पे देख सकेंगे। ठीक है, तो ये एरर दे रहा है। अच्छा हाँ, ये बड़ी कॉमन चीज़ है जी, मैं बल्कि ये अच्छा हुआ ये एरर आया, मैं आपको इसके बारे में बता दूं। होता क्या है कि जब हम npm run dev करते हैं तो ये
एरर देता है। क्यों देता है भाई? देखें, हम इस टाइम जो हम पहले डायरेक्टरी यूज कर रहे थे, हम यूज कर रहे हैं जी नेक्स्ट जेएस की, ठीक है। लेकिन जब हमने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो हमने तो एक नया फोल्डर क्रिएट किया था जिसका नाम हमने रखा था क्लास। तो हमें पहले उस क्लास के फोल्डर में आएंगे, ठीक है। वो कह रहे हैं हमें जो चीज़ आपने रन डेव लिखा है, इसमें तो उसको कोई पाथ कोई चीज़ मिली नहीं, उसको पैकेट जो जेसन की फाइल ही नहीं मिली उसको, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? पहले हम करेंगे सीडी, जो हमारा फोल्डर का नाम है, हमने क्लास वन के नाम से फोल्डर बनाया था, वहां पे प्रोजेक्ट बनाया था। तो हम क्लास वन में पहले जाएंगे, अब हम क्लास वन में आ गए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? npm रन डेव करेंगे। तो इस साथ ही क्या करेगा, ये हमें लोकल सर्वर पे जो हमारी जो अभी हमने सिंपल टेम्पलेट चलाई है, वो चला के हमें दे देगा, ठीक है जी। तो जैसे हमने किया है, अब रन डेव जो हमारा स्टार्ट हो गया, हमसे परमिशन ले रहा है, हमने उसको अलाउ कर दिया एक्सेस, क्योंकि हम अपने उस पर चलाने लगे हैं। तो जैसे हमने अलाउ किया इसको, तो क्या करेगा वो सारा जो है, यहाँ पे आपको एक लोकल सर्वर दे देगा 3000 पे, ठीक है जी। अब वो जब 3000 पे आपको लोकल सर्वर दे देगा, तो आप क्या करेंगे? वेट करेंगे, हम थोड़ा सा वेट करेंगे इसका। ये देखें, अब इसने लोकल सर्वर दे दिया नेक्स्ट जेएस 13.56। लोकल सर्वर से दिया हमें 3000। अब इसको हमने इस पे कंट्रोल का बटन दबा के अपना कंट्रोल, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके, देखें लिखा भी आ रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक, फॉलो लिंक फॉलो करने के लिए कंट्रोल प्लस क्लिक करें। अब मैं कंट्रोल का बटन दबा के मैं जब क्लिक करूंगा इसको, तो देखें मैं यहाँ पे अपने ब्राउजर के अंदर जो है लोकल 3000 पे आ जाऊंगा। अब लोकल 3000 पे जब हमने ऐप बनाई थी जो पहले से CSS और जो HTML पेज और TSX के अंदर मौजूद है, अब वो जब रन करेगी तो हमें नजर आएगा, हम देखते हैं हमें क्या हमें शो होता है। हमारा लोकल जो है, लोकल होस्ट 3000 पे जो हमने अभी क्रिएट किया npm रन डेव करके, उस पे हमें अभी देखें क्या हमें शो होता है। तो ये देखें, अब जब हमने हमारा ये सारा कंप्लीट हो गया लोकल उस पे, तो हमारी ये नेक्स्ट चीज की जो है बिल्ट इन टेम्पलेट जो है वो स्टार्ट हो गया। वो कह रहा है गेट स्टार्ट बाय एडिटिंग सोर्स ऐप पेज डॉट TSX, ठीक है। उन्होंने उसने हमें बता दिया है कि आप जो है ये क्या नाम है, सोर्स ऐप और पेज और TSX कर लें। अच्छा, ये बेसिकली नेक्स्ट जेएस जो है वो बेसिकली वर्सल जो है इसको सपोर्ट कर रहा है, तो काइंडली अपने वर्सल के जो है ना अकाउंट लॉगिन बना ले। हम साथ साथ देखेंगे हम अपना डिप्लॉय कैसे करेंगे साथ साथ, ठीक है। तो अब जो है ना हम इसमें आते हैं अपने क्या कहते हैं, इस फोल्डर में आते हैं जिसके अंदर हमने क्या कहते हैं अपना ये कोड लिखा था, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना मैं सिंपल सा अभी ये तो बिल्ट इन प्री बिल्ट इन जो थी ना टेम्पलेट थी, हमने अब इसको एडिट करते हैं अपनी मर्जी से अपने हिसाब से, ठीक है जी। तो इसको हम यहाँ तक जो है रिमूव कर लेते हैं फंक्शन के अंदर अंदर तक। अच्छा, एक राउंड ब्रैकेट मिस है, ठीक है। अब एंटर, ठीक है जी। अच्छा, अब यह करते हैं, हमने एक सैंपल कोड लिया है सिंपल सा जिसके अंदर हम एक दो हमारे टैग्स होंगे, ठीक है जी। इसमें दो HTML के टैग्स हैं हमारे। इसको हम, ठीक है जी। अच्छा जी, रिटर्न हो रहा है पार्सिंग JSX एलिमेंट एरर। अब ये एरर क्यों दे रहा है? सिंपल कंपाइलिंग हो रही है, अंदर एरर कंपाइल हो रहा है, वेट कर लेते हैं। सिंपल दो HTML के, अच्छा हाँ सॉरी, समझ आ गई मुझे क्या इशू है। हमने जो है फ्रैगमेंट नहीं लगाया, फ्रैगमेंट भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है जी। वो मैं आपको देखो बताता हूँ। ये फ्रेगमेंट्स हैं जी। इस एम्प्टी जो है ना, हम जिस तरह डिव होते हैं, जिस तरह बाकी चीज़ें होती हैं हमारे पेज के अंदर, तो हम इस तरह ये फ्रेगमेंट लगा लेते हैं जो कि इसके अंदर हम जो भी काम कर सकते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ये फ्रेगमेंट हमने यूज़ कर लिया, तो अब ये देखें, ये अब देखें बिल्कुल सिंपल सा HTML का कोड है, ठीक है, जो कि रिटर्न कर रहे हैं हम किसके अंदर, एक फंक्शन होम के नाम से, ठीक है। इसके अंदर हम अपनी CSS भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले उससे पहले जो है मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर हमारे पेज के अंदर क्या चेंजिंग आई। ये भी रन हो रहा है, वेट कर लेते हैं अभी इसका। कंपाइल नोट फाउंड इन मॉड्यूल, हाँ ये देखें जी, ये माय नेम इज नुमान। और ये मैंने दो दफा लिखा हुआ था HTML, एक हमने H1 के टैग में और एच माय नेम। अच्छा, अब इसमें ये भी चीज़ आपने याद रखनी है कि इसमें H1 और ये वो टू का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें आपने सब कुछ खुद करना है। तो ये हम रिटर्न कर रहे हैं इसके अंदर, तो H1 जो है ना इसमें कोई उसको मायने नहीं रख सकता, कि वो सिंपल देखें उसको प्लेन टेक्स्ट ही शो कर रहा है, ठीक है। अगर मैंने इसका बैकग्राउंड चेंज करना होगा तो मैं कोई क्लास क्रिएट करूंगा CSS, टेलमेंट CSS की, ठीक है जी। उसका सिंटेक्स ये है कि आप जो है इस तरह करके लिखते हैं,
अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ, अगर कोई बैकग्राउंड मैंने चेंज करना है, बैकग्राउंड ब्लैक, या बैकग्राउंड कर लेते हैं हम ब्लू। और इसके अंदर हम देखते हैं, तो अभी मैंने असल में टेलविंड सीएसएस का एक एक्सटेंशन करूंगा तो फिर ये बेहतर करेगा, लेकिन फिलहाल हम इसको कर लेते हैं 200 कर लेते हैं। ठीक है जी। क्लास का मेरे ख्याल में क्लास नेम आएगा, क्लास, कैपिटल NAME, क्लास नेम, हाँ जी। मेरे ख्याल में ये, हाँ, ये क्लास नेम आ गया। ये क्या एरर दे रहा है यहाँ पे क्लास का? ठीक है, उसने अब इसको जज कर लिया। अब ये बैकग्राउंड ब्लू मैंने किया था, 200 किया, तो देखें कितना लाइट है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको चेंज करके दिखाता हूँ, 300 करते हैं, थोड़ा सा बैक लेके जाता हूँ इसको, ब्लू। अभी इसमें इंटेलिजेंस ऑन नहीं है मेरे ख्याल में, इसलिए जो है ना, अगर मैं थोड़ा सा डार्क करता जा रहा हूँ, देखिए मैं अगर इसको बढ़ाता जा रहा हूँ, इसको मैं 600 करता हूँ, तो ये देखिए और डार्क हो जाएगा। ठीक है, ये देखें ब्लू डार्क हो गया। अब मैं इसको आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि देखिए हमारी बैकग्राउंड जो है इसका डार्क हो गया। ठीक है जी, नुमान का बैकग्राउंड डार्क हो गया। अब अगर मैं इसको नीचे वाले को भी सेम, अगर इसके अंदर थोड़ा सा मैं इसको करता हूँ कि फ्लेक्स, ठीक है जी, और उसके बाद इसमें मतलब जितनी प्रॉपर्टीज ऐड कर दूंगा, टेक्स्ट, ठीक है जी, और टेक्स्ट इसका कर देते हैं वाइट। ठीक है जी, तो एक सेकेंड, इसमें मतलब जितनी CSS आप ऐड करते जाएंगे इसमें इस तरह ऐड हो जाएगा। अच्छा, ये तो सिंपल है ना, ये सिंपल कोड। अब मैंने एक कोड और रखा क्लास, बस एंड करते हैं। सिंपल मैं आपको एक और चीज़ दिखाया, तो सिंपल एक नैव बार के लिए है, उसी तरह ही है जिस तरह हम बाकी कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पहले इसको देख लें रन करके। ठीक है, हमारी एक नैव बार इस तरह बनी हुई है। अब इसमें देखें कि क्या हो रहा है, कि हमारा एक एक्सपोर्ट का फंक्शन है। ठीक है जी, और वो क्या कर रहा है, होम रिटर्न कर रहा है, एक नैव कर रहा है जिसका क्लास नेम जो है, क्लास नेम में उसके हमने बैकग्राउंड उसका ब्लू दे दिया। ठीक है, और ब्लू क्या है, 500 दे दिया। अब इसको मैं चेंज करूंगा, अगर मैं 700 करूंगा तो ये थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा उसका क्या नाम है, पेजिनेशन जो है, पैडिंग जो है, देखें अगर मैं इसको थोड़ा सा P4 दिया, तो P4 जो है आपकी बेसिकली पैडिंग होगी 1 रैम या 16 px, 16 पिक्सल जो है वो आपकी पैडिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या होता है, कंटेनर हमने क्लास नेम उसका नाम भी रख दिया, भी वो कंटेनर होगा। ठीक है, कंटेनर में क्या होगा, ऑटो मैक्स जो उसकी वो है मार्जिन लेफ्ट, और वो मार्जिन राइट जो हमने ऑटो रख दिया, उसको हमने फ्लेक्स कर दिया। डिस्प्ले उसका फ्लेक्स टाइप हो जाएगा, जस्टिफाई बिटवीन, टेक्स्ट सारा क्या आ जाएगा, बिटवीन आ जाएगा। आइटम्स क्या हो जाएंगी उसकी, सेंटर्ड हो जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्लास नेम में देखें हम, अब क्या नाम है, डिव जो है उसके अंदर जो भी टेक्स्ट होगा, वो टेक्स्ट रखा हमने खाली वाइट। ठीक है, सिंपल वाइट की ओपेसिटी कोई नहीं होती, तो सिंपल वाइट रखा। फॉन्ट उसका हमने सेमी बोल्ड रख लिया, टेक्स्ट उसका हमने एक्स्ट्रा लार्ज रख लिया। ठीक है, तो इस तरह आप जो है ना ये सारी चीजें कर सकते हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता हम आप अगली क्लासेस में चलेंगे। फिलहाल आपने अभी आज देख लिया कि अपना नेक्स्ट का जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है।